हेलो दोस्तों, मैं हूं शशि और शशि मैथ्स के एक नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं बिहार पुलिस की सेट 6 की प्रैक्टिस। तो आइए आज का सेशन हम यहीं पे स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला जा रहा है यदि स्क्वायर रूट अंदर 1 + 25/144 बराबर 1 + x/12 हो तो हमें x का मान बताना है। तो आइए करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है क्वेश्चन में कि स्क्वायर रूट अंडर 1 + 25/144 का मान दिया गया है और ये बराबर है x/12 जिसमें से हमें x का मान बताना है। तो यहाँ से हम क्या करें, यहाँ से अगर मैं 144 कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 144 + 25 बराबर 1 + x/12। ठीक है जी। तो 144 और 25 169 रूट अंडर 169/144 बराबर 1 + x/12। तो रूट यानी कि 169 का वर्गमूल हो जाएगा 13 और 144 का वर्गमूल हो जाएगा 12 बराबर 1 + x/12। देखिए यहाँ क्या है 13/12। क्या हम 13/12 को हम लिख सकते हैं 1 + 1/12? क्या हम 13/12 को 1 + 1/12 लिख सकते हैं या फिर नहीं? यहाँ जब आप फिर लघुत्तम लीजिएगा तो 12 और 12 + 1 यानी कि 13/12 आ ही जाएगा। तो यानी कि हम 13/12 को 1 + 1/12 के फॉर्म में लिख सकते हैं और ये हो गया 1 + 1/x/12। यहाँ से देखिए सेम साइन है, ठीक है, इक्वल के दोनों तरफ सेम साइन वाला कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 12 से ये 12, इसलिए x बराबर 1 आंसर। यानी कि हमारा x का मान क्या आ गया 1, जो कि ऑप्शन ए में करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आज के सेशन का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो आप इन सभी को नोट करिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, सभी कोई देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, हमें बताना है इनमें से कौन सा संख्या परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनको अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए, अगर ध्यान से सुनिए, अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर आ जाए, यानी कि प्राइम नंबर बोले तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई अभाज्य संख्या आ जाए या फिर स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई प्राइम नंबर आ जाए तो वह अपरिमेय संख्या कहलाता है। अपरिमेय संख्या कहलाता है। देखिए अभी तक आपको कोई भी टीचर ये बात नहीं बताया होगा। अभी तक आपको कोई भी टीचर, मैं ये चैलेंज करके बोल सकता हूँ कि आपको अभी तक कोई भी टीचर ये नहीं बताया होगा कि अगर हम स्क्वायर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्या को अगर लिख देते हैं तो वह संख्या अपरिमेय संख्या हो जाता है। और कुछ कंडीशन समझिए अपरिमेय संख्या होने के लिए। अगर हम किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं तो वह संख्या अपरिमेय संख्या हो जाता है। अपरिमेय संख्या हो जाता है। आप इन सभी बातों को नोट करते चलिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन। अगर हम किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग दे देते हैं तो वह संख्या अपरिमेय संख्या हो जाता है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए 2 यानी कि 2 एक परिमेय संख्या है और यहाँ देखिए हर में क्या है कि स्क्वायर रूट के अंदर एक अभाज्य संख्या है, यानी कि यह एक
अपरिमेय संख्या है। यानी कि यहाँ पर देखिए जो मैंने फर्स्ट कंडीशन लिखवाया है अभी आपसे, अगर हम किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग दे देते हैं तो वह संख्या अपरिमेय संख्या हो जाता है। तो ये एक अपरिमेय संख्या हो गया। सेकंड की अगर मैं बात करूं कि अगर हम किसी अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या से भाग दे तो वह संख्या अपरिमेय संख्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या हो जाता है। फिर सुनिए सेकंड क्या है कि अगर हम किसी अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या से भाग दे दे, किसी अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या से भाग दे दे तो यह संख्या अपरिमेय संख्या हो जाता है। तीसरा कंडीशन देखिए, तीसरा कंडीशन ये है अगर हम किसी परिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या से गुणा करा दे तो वह संख्या अपरिमेय संख्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या हो जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ जो डी में बात बोला गया है कि अगर हम किसी परिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या से गुणा करा दे तो ये संख्या अपरिमेय संख्या हो जाता है। अगर अब मैं बात करूं ऑप्शन सी की तो √25/49 ये किसके बराबर होगा, 5/7 के। और परिमेय संख्या की ये पहचान होती है कि हम अगर परिमेय संख्या की क्या पहचान होती है कि हम परिमेय संख्या को p/q के फॉर्म में लिख दें और q जो है 0 के बराबर ना हो और p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, तो यहाँ देखिए 5/7 p/q के फॉर्म में है, 7 0 के बराबर नहीं है, 5 और 7 दोनों एक पूर्णांक है, इसलिए क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि √25/49 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर। आई होप आपको इस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट था वह कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर इन तीनों बातों को आप नोट कर लीजिएगा और ये बातों को भी आप, इन सभी बातों को आप नोट कर लीजिए। क्या है, अगर हम किसी परिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं तो वो संख्या अपरिमेय संख्या हो जाता है। अगर हम किसी अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या से भाग देते हैं तब भी वह संख्या एक अपरिमेय संख्या हो जाता है। अगर हम किसी परिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या से गुणा करा देते हैं तभी वो संख्या अपरिमेय संख्या हो जाता है। तो यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी। तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। आप इन सभी को नोट करिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल्दी नोट करिए एकदम आप। हाँ जी, तो सभी कोई देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग एवं गुणनफल क्रमशः 6 और 3 है तो हमें समीकरण बताना है। देखिए मूलों का योग दिया गया है, मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b/a। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है मान 6, मूलों का योग 6 है। ठीक है, देखिए ये b/a जब भी होगा ये माइनस के साथ होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया गया है 6 मूलों का योग। 6 है मतलब नीचे कुछ नहीं है तो नीचे 1 है, और ये हमेशा जो है मूलों का योग माइनस में होगा क्योंकि मूलों का योग माइनस का b/a होता है। ठीक है जी, और मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल ये होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। और गुणनफल कितना दिया गया है, गुणनफल है 3 है, नीचे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, यानी कि c/a होता है। तो c बराबर क्या आ गया, c बराबर है 3, a बराबर है 1 और b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर माइनस का 6।
ठीक है। तो यहाँ से ए बी सी का मान आ गया। तो द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म क्या होता है? एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए का मान है 1 तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान है माइनस का 6x प्लस सी का मान है 3 बराबर 0। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। ये रहा हमारा समीकरण जिसका योग दिया गया था, माइनस बी बाई ए का मान दिया गया था 6 और मूलों का गुणनफल सी बाई ए का मान दिया गया था 3। तो हमने यहाँ से ए बी सी का मान निकाल करके और जो द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसमें हमने ए बी सी का जो मान था उसको हमने पुट कर दिए हैं। तो यहाँ से हमारा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0, ये रहा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। तो बस इसमें इस क्वेश्चन में करना ये था कि बस मूलों का योग कितना होता है और मूलों का गुणनफल कितना होता है, इसी पर वैल्यू को पुट करके और समीकरण का जो द्विघात समीकरण का जो जनरल फॉर्म होता है उसमें ए बी सी का मान को पुट करके समीकरण को लिख देना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो आप इन सभी को नोट करिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, तो सभी को देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, दिया हुआ है कि मौसा, यहाँ देखिए दो संख्या है, यहाँ पर दो संख्या है 253 और 440, ठीक है। इसका मौसा दिया गया है 11 और ये लौसा दिया गया है इसका, उसी संख्या का लौसा कितना है 253 गुना r। तो हमें r का मान बताना है। क्वेश्चन को फिर से समझिएगा, दिया हुआ है कि मौसा 253 और 440 का मौसा 11 है और लौसा है 253 और 440 का लौसा 253 गुना r है। तो हमें r का मान बताना है। देखिए दोनों में संख्या क्या है, समान है, ठीक है। तो अगर आप क्लास 10th में सही से पढ़े होंगे चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, तो आपको ये क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप भूल भी गए हैं तो आइए मैं आपको बता दूं। देखिए किसी भी दो धनात्मक पूर्णांक, अगर कोई दो धनात्मक पूर्णांक है तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि 253 और 440 का गुणनफल बराबर हो जाएगा मौसा, दोनों संख्याओं का मौसा यानी कि मौसा 253 और 440 का मौसा गुना लौसा ऑफ 253 और 440 का। अगर आप क्लास 10th में ये नहीं पढ़े हैं ठीक से तो यहाँ पर जान लीजिए, केवल और केवल दो धनात्मक संख्याओं के लिए ही ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। यानी कि अगर कोई दो धनात्मक पूर्णांक है तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा उन दोनों संख्याओं के मौसा गुना उन दोनों संख्याओं का लौसा। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, 253 गुना 440 है। इन दोनों संख्याओं का मौसा देखिए क्वेश्चन में दिया गया है 11 और लौसा दिया गया है 253 गुना r और हमें r का मान बताना है। तो देखिए r बराबर क्या हो जाएगा, 253 गुना 440 बटा, ये दोनों गुना में है तो भाग में हो जाएगा, यानी कि 11 गुना 253, 253 से 253 और 11 चौक 44 यानी कि 40, इसलिए r बराबर आ गया हमारा 40 आंसर, ठीक है। तो ये रहा हमारा करेक्ट आंसर बी। तो बस सिंपल सा फंडा था क्लास 10th का, रियल नंबर जो चैप्टर 1 है उसी का फंडा था यहाँ पर, कि अगर केवल और केवल दो धनात्मक पूर्णांक के लिए ही ये सही होता है, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाता है उन दोनों संख्याओं का मौसा गुना उन दोनों संख्याओं के लौसा का। तो हमने बस यहीं पे यहाँ पे मान पुट करके r का मान
निकाल लिए हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। मैं ये आशा करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आप इसको लिख भी सकते हैं। अगर मैं इसका जनरल फॉर्म लिख दूँ कि जैसे यहाँ पर 2 धनात्मक पूर्णांक हमने मान लिया ए बी, तो a गुना b बराबर हो जाएगा HCF ऑफ यानी कि महत्तम मॉस ऑफ ए बी इंटू LCM यानी कि लॉस ऑफ ए बी। आप इस बात को याद रखिएगा। और ये केवल और केवल 2 धनात्मक पूर्णांक के लिए ही होता है, ठीक है। अगर यहाँ ए बी सी रहता तो उसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होता है, ठीक है। केवल और केवल 2 धनात्मक पूर्णांक के लिए ही ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। तो ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को किए। तो आप इन सभी को नोट करिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, तो सभी कोई देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है एक वृत्त के त्रिज्या खंड का त्रिज्या r है। यहाँ पे वृत्त के त्रिज्या खंड का त्रिज्या r है और वह वृत्त के केंद्र पर x डिग्री का कोण बनाता है। तो हमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताना है। देखिए यह एक वृत्त है, ठीक है, जिसका त्रिज्या r है और ये एक त्रिज्या खंड बनाता है और यहाँ पर ये थीटा का और यहाँ ये केंद्र पर x डिग्री का कोण बनाता है। तो हमें इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताना है, क्या होगा। तो देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई r स्क्वायर यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल। तो थीटा बराबर कितना दिया है, x डिग्री। तो यहाँ x बटा 360 गुना पाई r स्क्वायर, ये हमारा हो गया आंसर। तो यहाँ पर त्रिज्या दिया गया था r और वृत्त के केंद्र पर जो कोण बन रहा था उसका मान दिया गया था x। तो हम जानते हैं कि त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर और यहाँ पे थीटा का मान दिया गया था x। तो यहाँ पर x बटा 360 गुना पाई r स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, मुझे तो लग रहा है ऑप्शन डी सही है। देखिए ये क्या है, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। तो आई होप ये क्या था कि बस डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। तो आपको तो ये क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा। तो आप नोट करिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, तो सभी को देखें कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई एक रेलगाड़ी एक विद्युत खंभे को 30 सेकेंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या है। देखिए क्या है क्वेश्चन में कि एक रेलगाड़ी की गति यानी कि चाल दिया गया है, चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो और यहाँ पर देखिए समय जो है सेकंड में दिया गया है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, मीटर प्रति सॉरी यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा को हम क्या कर लेते हैं, मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो यानी कि 60 गुना, अगर कोई चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया हो और उसे मीटर प्रति सेकंड में अगर चेंज करना हो तो सिंपल 5/18 से हम गुना करा देते हैं। तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और ये 30 दूनी 60 और 3 तिहाई 9 और 3 दहा 30, यानी कि 50/3 मीटर पर सेकंड। ये हो गया चाल। अच्छा, समय कितना है, समय बराबर 30 सेकंड। अब देखिए क्या है क्वेश्चन में, ये विद्युत खंभा है और ये रेलगाड़ी इसको 30 सेकंड में पार कर जा रही है। यानी कि अब ये रेलगाड़ी यहाँ पे आ जा रही है 30 सेकंड में, ठीक है। चाल कितना है, 50/3 मीटर पर सेकंड से। तो देखिए जितनी रेलगाड़ी की लंबाई है उतना ही दूरी अगर तय करेगी रेलगाड़ी, तभी जाकर के इस खंभे को रेलगाड़ी पार कर पाएगी, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, जितनी लंबाई रेलगाड़ी की है उतना ही दूरी अगर रेलगाड़ी तय करेगी तब जाकर के रेलगाड़ी इस खंभे को पार कर पाएगी। तो यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं रेलगाड़ी की लंबाई बराबर रेलगाड़ी द्वारा तय
की गई दूरी। ठीक है, तो यहाँ से चाल दिया गया है, समय दिया गया है और हमें दूरी पूछा जा रहा है, तो हम जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल और गुना समय। अरे भैया चाल बराबर दूरी बटा समय, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर चाल बराबर कितना है, चाल बराबर है 50/3 और गुना समय है 30, तो 3 दहा 30 यानी कि 500 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई है। 500 मीटर उस रेलगाड़ी की लंबाई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। मैं ये आशा करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो आप इन सभी को नोट करिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, तो सभी को देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है यदि अल्फा और बीटा, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण, यहाँ पे एक द्विघात समीकरण है 3x² - 8x + 2 = 0 के मूल हैं, तो हमें 1/α + 1/बीटा का मान बताना है। देखिए यहाँ जो द्विघात समीकरण दिया गया है इसके मूल है अल्फा और बीटा। ठीक है, तो हमें बताना है 1/α + 1/बीटा का मान। तो देखिए अल्फा, जब अल्फा और बीटा उस द्विघात समीकरण के मूल हैं तो अल्फा + बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -b/a होगा। और यहाँ से देखिए b का मान है, इक्वेशन से देखिए b बराबर है 8, b बराबर 8, c बराबर 2 एंड a बराबर 3। तो जब हम यहाँ पर b का मान रखेंगे तो b बराबर क्या है 8/a बराबर है 3, यानी कि अल्फा + बीटा का मान कितना आ गया, -8/3। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। हमने यहाँ से ए बी सी समीकरण से हमने ए बी सी का मान निकाल करके यहाँ से हम पुट कर दिए हैं। अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a, इसलिए हमारा अल्फा + बीटा का मान आ गया -8/3। अब हम यहाँ से अल्फा × बीटा बराबर होता है c/a, तो c बराबर कितना है, c बराबर है 2 और a बराबर है 3, यानी कि यहाँ से अब अल्फा × बीटा का मान आ गया 2/3। हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 1/α + 1/बीटा का मान कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे हम, अल्फा बीटा हम यहाँ से लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा × बीटा और ये हो जाएगा बीटा + अल्फा। तो आप यहाँ से समीकरण 1 और 2 से आप यहाँ देखिए समीकरण 1 में अल्फा + बीटा का मान दिया गया है -8/3, -8/3। ठीक है, और बटा अल्फा × बीटा समीकरण 2 से देखिए 2/3 है, क्या है 2/3, तो यानी कि -8/3 भाग है, तो यहाँ पे भाग 2/3, यानी कि 8/3 और ये गुना में चेंज होगा तो ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, यानी कि 3/2। ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल आउट और 4 दूनी 8, यानी कि इसलिए 1/α + 1/बीटा का मान कितना आ गया, -4। यही होगा हमारा आंसर, -4 होगा हमारा आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर एक समीकरण दिया गया था और हमें 1/α + 1/बीटा का मान निकालना था, तो हमने यहाँ से यहाँ जो द्विघात समीकरण के मूलों का योग और मूलों का गुणनफल का जो नियम होता है उसको लगा करके हम यहाँ से 1/α + 1/बीटा का मान हम निकाल लिए हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इन सभी को नोट करिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, तो सभी को देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है गुणनफल 81 गुना 82 गुना 83 ... गुना 89 में इकाई का अंक होगा। यहाँ पर दिया गया है 81 गुना 82 गुना 83 कहाँ तक, 89 तक, और हमें बताना है कि जब हम इनको गुना करा देंगे तो इकाई के अंक पर क्या होगा। देखिए जब भी हमें इकाई का अंक पूछा जाए गुणनफल में, तो यहाँ जो इकाई का अंक इन सब में जो होगा आप उनमें गुना करा दीजिए। ठीक है, जब भी हमें, ध्यान से सुनिए, जब भी हमें गुणनफल में इकाई का अंक पूछे तो हम सिंपल सा काम ये करेंगे कि यहाँ जो इन सब का जो इकाई का अंक है उन सब में हम गुना करा देंगे।
यानी कि हो जाएगा 81 का हम लेंगे 1, 82 का 2, 83 का 3, 84 का 4, 85 का 5, 86 का 6, 87 का 7, 88 का 8 और 89 का 9। हम सब जब इन सभी को आपस में गुना कराएंगे तो इनका जो इकाई का अंक होगा वही इन सभी का भी इकाई का अंक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब ये हम लोग देख रहे हैं 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यानी कि एक तरह से ये क्या है, फैक्टोरियल लाइन है। ये क्या है, फैक्टोरियल लाइन है। तो फैक्टोरियल लाइन का मान होता है 3,62,880। फैक्टोरियल लाइन का मान होता है 3,62,880। जब आप इन सभी को फिर गुना कराइएगा 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यानी कि फैक्टोरियल लाइन बराबर होता है 3,62,880। तो यहाँ देखिए इकाई के अंक पर क्या है, इकाई के अंक पर है 0। तो इन सभी का भी गुणनफल का इकाई का अंक हो जाएगा 0। यहाँ से हमारा आंसर हो गया A और आप बन गए हीरो। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। देखिए जब भी हमें गुणनफल में अगर इकाई का अंक पूछे तो सिंपल सा क्या काम करना है कि यहाँ जो गुणनफल में जो जितने भी संख्या दिए गए हैं इनमें जो सबका इकाई अंक है उसको आपस में आप गुना करा दीजिए, और जब आप उन सभी को गुना कराइएगा तो उस गुणनफल में जो इकाई के अंक पर होगा वही इस गुणनफल के भी इकाई के अंक पर वही होगा। तो यहाँ से हमने निकाला इकाई का अंक 0, इसलिए हमारा इस गुणनफल का भी इकाई का अंक 0 ही होगा, इसलिए हमारा आंसर हो गया 0। ठीक, आप इन सभी को नोट करिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, तो सभी को भी देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ेंगे सभी कोई। दो संख्याओं का समांतर माध्य यहाँ पे दिया गया है। दो संख्याओं का समांतर माध्य 10 है और उनका गुणनफल, उनका गुणोत्तर माध्य, गुणनफल नहीं गुणोत्तर माध्य है 8। दोनों संख्या कौन सी है हमें बताना है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और सॉल्यूशन पहले खुद से करिए। आप पर क्या करिए, वीडियो को यहीं पे पॉज करिए और इसका सॉल्यूशन पहले खुद से करिए। ठीक है, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा। आइए करते हैं सॉल्यूशन हम करते हैं सॉल्यूशन इसका। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का समांतर माध्य है। तो हम क्या कर रहे हैं और हमें उन दोनों संख्याओं को बताना है कि वे दोनों संख्या कौन सी है। ठीक है, यहाँ देखिए हम क्या कर रहे हैं कि माना कि वे दोनों संख्या क्या है, A और B। हमने A और B मान लिया उन दोनों संख्याओं को। तो प्रश्न से देखिए, प्रश्न से समांतर माध्य क्या होता है, संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, यही होता है समांतर माध्य। तो यानी कि संख्याओं का योग यानी कि A प्लस B बटा संख्याओं की संख्या कितना है, 2 है, बराबर दिया गया है 10। तो यहाँ से A प्लस B बराबर क्या आ गया, 20। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। पुनः प्रश्न से गुणोत्तर माध्य दिया है 8। ठीक, तो गुणोत्तर माध्य क्या होता है, स्क्वायर रूट अंदर उन दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि स्क्वायर रूट अंडर A इंटू B बराबर यहाँ पे दिया गया है 8। इधर रूट है, हम इधर से रूट को हटाएंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इसलिए A इंटू B बराबर आ गया 64। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। इतना आप सभी को एकदम क्लियर है, बिल्कुल इतना क्लियर है। अच्छा जी, यहाँ देखिए समीकरण 1 में हम देख रहे हैं कि A प्लस B बराबर कितना है, 20 है। ठीक, समीकरण 1 से A प्लस B बराबर 20। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हो गया A प्लस B का होल स्क्वायर यानी कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB बराबर 20 का स्क्वायर 400। ठीक है, यहाँ से A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 इंटू, यहाँ देखिए समीकरण 2 में A इंटू B का मान दिया गया है 64। कितना दिया गया है, 64 बराबर 400। ठीक है, यानी कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 400 माइनस, इधर प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 128। इसलिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का मान कितना आ गया, 10 में से 8 जाएगा 2,
9 में से 2 जाएगा 7 और 3 में से 1 जाएगा 2, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान आ गया 272। ये रहा हमारा समीकरण नंबर 3। अच्छा जी, इतना तो आप सभी को एकदम क्लियर है। ठीक, यहाँ देखिए, अगर मैं क्या करूँ, हम यहाँ पर एक और बात जानते हैं कि अगर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दें तो ये हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर हम a माइनस बी के होल स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा, अगर हम क्या करें कि यहाँ देखिए इधर स्क्वायर है, अगर हम इधर से स्क्वायर को हटा देंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, अगर हम इधर से स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर रूट चढ़ जाएगा, यानी कि क्या हो गया, a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट अंडर a प्लस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप देखिए यहाँ पर समीकरण नंबर 3 में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान है 272 माइनस 2 गुना a इंटू बी का मान कितना है, समीकरण नंबर 2 से 64 है, यहाँ 64 हो गया, यानी कि a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, 272 माइनस 4 दूनी 8 और 6 दूना 12, यानी कि a माइनस बी बराबर 272 में से 128 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 12 में से 8 जाएगा 4, यहाँ बचा 6 में से 2 गया 4 और 2 में से 1 जाएगा 1, इसलिए a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, 144 का वर्गमूल 12। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। इतना आप सभी को एकदम क्लियर है। ठीक है जी, तो आप क्या करिए, हमारे पास जगह की थोड़ी सी कमी है तो आप इन दोनों पार्ट को आप नोट कर लीजिए। ठीक, मैं यहाँ से इस पार्ट को रख कर देता हूँ। हाँ जी, तो यहाँ देखिए क्या हो गया, आप क्या करिए, समीकरण 1 और समीकरण 4 को जोड़ दीजिए, यानी कि समीकरण 1 में है a प्लस बी बराबर 20 और समीकरण 4 में है a माइनस बी बराबर 12। आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो b कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2a बराबर 20 12 32, इसलिए a बराबर आ गया 16। ठीक है, a बराबर आ गया 16। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 4 से हम क्या करेंगे, a का मान पुट कर देंगे समीकरण 4 में, तो a बराबर है 16 माइनस b बराबर 12। ठीक, इसलिए b बराबर क्या हो जाएगा, 16 माइनस 12, तो यानी कि यहाँ से क्या हो गया मान, इधर तो यानी कि इसलिए b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 16 में से 12 गया 4, तो हमारा a बराबर क्या आया है, a बराबर आया है 16 और b बराबर आया है 4 आंसर। थोड़ा सा लंबा गया है क्वेश्चन, उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पर a और b का मान क्या आ गया, 16 और 4। तो हमने यहाँ पे मान रखा है कि वे दोनों संख्या a और b है और हम यहाँ से a और b का भी मान निकाल दिए हैं। a और b का मान कितना है, 16 और 4, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। आप इन सभी को नोट करिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, तो सभी को देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि log बेस 10 और पावर में इतना है तो हमें इसका मान बताना है कि इसका मान कितना होगा। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ जो पावर में जो नंबर दिया गया है इसके बारे में। यहाँ क्या है, 0.12341। ठीक है, तो जब हम इसको फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में चेंज करेंगे, जब हम इस दशमलव वाली संख्या को भिन्न में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 पर 5 0, 1 2 3 4 5, क्योंकि दशमलव के बाद 5 अंक है इसलिए 1 पर यहाँ पे 5 0। तो ये हो गया बराबर इसके, ये दोनों बराबर होंगे। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में क्या है, log बेस 10 और इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, 1/, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 के पावर 5 लिख सकते हैं, 1/10 के पावर 5, यानी कि यहाँ पर 1/10 का पावर 5 कर सकते हैं हम। ठीक है, तो यानी कि फिर से यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ साफ साफ। तो यानी कि ये क्या हो गया, log बेस 10, ये है 0.1234 ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log बेस 10 और 1/10 का पावर 5
ठीक है। अच्छा जी, तो हम लोग जानते हैं एक लॉग में फॉर्मूला क्या होता है कि अगर लॉग बेस बी हो और पावर m बटा n हो तो ये हो जाता है लॉग बेस बी m पावर m माइनस लॉग बेस बी पावर n। तो ये हो जाता है इसके बराबर। ठीक, ये होता है लॉग का फॉर्मूला। तो यहाँ देखिए लॉग, यहाँ देखिए बेस m बटा n के फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग बेस 10 है तो 10 और ये हो जाएगा पावर 1 माइनस लॉग बेस 10 और 10 का पावर 5। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। और यहाँ देखिए एक और होता है कि लॉग अगर बेस b हो और m का पावर n हो, और लॉग b हो और लॉग बेस b पावर m का पावर n हो, तो ये हो जाता है n इंटू लॉग, ये हो जाता है n इंटू लॉग बेस b पावर m, ये हो जाएगा इसके बराबर। तो यहाँ से देखिए ठीक वही कंडीशन है यहाँ पर, लॉग b m का पावर n, तो क्या हो जाएगा n इंटू यानी कि 5 इंटू लॉग बेस 10 पावर 10 होगा। तो यहाँ से देखिए ये हो गया है 0 माइनस 5 और इसका मान होगा 1, इसका मान हो जाएगा 1 के बराबर, इसका मान होगा 1 यहाँ, तो यहाँ यानी कि 1, यानी कि 0 में से -5, 0 में से 5 माइनस होगा तो क्या होगा -5, हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हमने इसका वैल्यू क्या निकाल लिया हमने, -5, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो यहाँ पर सिंपल सा 2 फंडा का यूज करना था यहाँ पर, लॉग बेस बी m बाई n हो तो क्या होता है, और अगर लॉग बेस b पावर n का पावर n हो तो क्या होता है। बस इस दोनों फंडा का यूज करके यहाँ से हमें आंसर निकाल लेना था। तो ये रहा आज का हमारा सेट 6 का सॉल्यूशन। मैं ये आशा करता हूँ कि आज आपको जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।